चलो देखो बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था लॉन्ग टर्म लोन। अब आगे लिखिए जरा हेडिंग, कंसेप्ट नंबर 10, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कंसेप्ट नंबर 10, कॉस्ट ऑफ इक्विटी लिखिए। द कंप्यूटेशन ऑफ K is quite complex because there is no fixed commitment or contractual payment for equity share holder. आगे लिखिए, सेकंड पॉइंट में लिखिए, हेंस देयर आर various method of determination of KE, which are dividend price approach, earning price approach, dividend price plus growth approach, earning price plus growth approach, realized yield approach, ब्रैकेट में लिखिएगा यूजिंग IRR टेक्निक, CAPM मॉडल, फुल फॉर्म है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। जी पॉइंट लिखिए, होल्डिंग पीरियड, रिटर्न अप्रोच, ब्रैकेट में लिखेंगे व्हेन पीरियड इज 1 year, holding period, return,
when period is more than 1 year, इसी का दूसरा नाम है रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच, using holding period return. Realized yield approach using holding period return. कंसेप्ट 11 लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग डिविडेंड प्राइस अप्रोच. डिविडेंड प्राइस अप्रोच. लिखिए बेटा. as we studied in valuation of security chapter, that by nature equity share are perpetual. They are permanent source of capital for any company. KE equals to DPS1 upon P0, where P0 current market price, DPS1 equals to dividend per share at year at the end of year 1. एक पॉइंट और लिखेंगे बेटा. नो नीड टू डू डिविडेंड पर शेयर
net of tax. Since dividend is payable after tax. Since dividend is payable after tax. हो गया? चलो अब देखो जरा, अब खूब ध्यान से बेटा ये चीज समझिएगा। देखो, अब आज की क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस चैप्टर का। चलो अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, सुनिए जरा। बताओ मुझे क्या क्या पढ़ा है बेटा इसमें, किस किस चीज की कॉस्ट पढ़ी है कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में। सब लोग इधर देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अभी तक किस किस टॉपिक की कॉस्ट पढ़ी है। पहला कॉस्ट ऑफ डेट, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। डेट में क्या क्या पढ़ा, कितने टाइप का होता है, रिडीमेबल, इररिडीमेबल। प्रेफरेंस शेयर कितने टाइप का पढ़ा, रिडीमेबल और इररिडीमेबल। कल वाली लेक्चर में लास्ट में पढ़ा था कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, तो ये हमेशा रिडीमेबल होता था। ये इतना अभी तक आपने पढ़ा है। अब 2 मिनट सोचना, बताओ मुझे डेट पे क्या कमिटमेंट होती है। अगर मैं आपसे लोन लूंगा तो मैं आपको क्या पे करूंगा बदले में, इंटरेस्ट। वो फिक्स है या फिक्स नहीं है, फिक्स है या फिक्स नहीं है, फिक्स्ड है। अच्छा फिक्स्ड है, ठीक है। अब चाहे रिडीमेबल हो चाहे इररिडीमेबल हो, इंटरेस्ट तो फिक्स है। फिर बताओ, मैंने प्रेफरेंस शेयर इशू किया, आप लोगों ने खरीद लिया, तो मैं आपको क्या पे करूंगा, डिविडेंड। ये जो डिविडेंड है वो फिक्स है कि नहीं है, निश्चित है या नहीं है। प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड फिक्स होता है कि नहीं होता, होता है, फिक्स्ड होता है। अच्छा अब बताओ, मैंने कोई टर्म लोन लिया तो उस लोन पे भी मुझे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये निश्चित होता है कि नहीं होता, होता है। तो समझना मेरी बात को, जो मैं बताना चाह रहा हूं। अभी तक इस पूरे चैप्टर में जो पढ़ाई करी उसमें क्या दिया जाएगा वो निश्चित था। तो जब जो चीज निश्चित होती है उसकी कैलकुलेशन इजी होती है, इजी होती है। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सब बच्चे ध्यान से सुनना, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब ये क्या है बेटा, ये बताओ, अगर मैं आपको इक्विटी शेयर इश्यू करूं और आप परचेज कर लो, तो मेरा कोई फिक्स्ड कमिटमेंट नहीं होता ना कि मैं आपको डिविडेंड दूंगा ही दूंगा। बताओ बेटा, अब जो चीज निश्चित नहीं है उसको कैलकुलेट करना मुश्किल काम है। इसी वजह से जब हम इक्विटी की कॉस्ट निकालते हैं तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 अप्रोचेस हैं। 8 अलग अलग अप्रोचेस हैं इक्विटी की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। समझ में? डेट पे इंटरेस्ट देंगे, ये निश्चित है। प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड देंगे, ये निश्चित है। इक्विटी पे भी डिविडेंड देते हैं, लेकिन कोई फिक्स्ड कमिटमेंट नहीं होती। प्रॉफिट ज्यादा होगा ज्यादा देंगे, कम होगा कम देंगे, नहीं होगा नहीं देंगे। ठीक है, तो पढ़ो मैंने क्या लिखा यहां पे। देखिए मैंने यहां लिखा बेटा, computation of KE is quite complex because there is no fixed commitment or contractual payment to equity shareholder. Hence there are various methods for calculation of KE. क्योंकि इक्विटी वालों के साथ कोई फिक्स्ड कमिटमेंट होती नहीं, तो इक्विटी की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास इतने अप्रोचेस हैं। डिविडेंड प्राइस, अर्निंग प्राइस, डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ, अर्निंग प्राइस प्लस ग्रोथ, रियलाइज्ड यील्ड, CAPM, होल्डिंग पीरियड अंडर 1 ईयर और होल्डिंग पीरियड बियॉन्ड 1 ईयर। इतनी सारी अप्रोचेस हैं, तो एक एक करके इसको शुरू करने जा रहे हैं। पहली अप्रोच है डिविडेंड प्राइस अप्रोच। बताओ जरा क्या नाम बेटा इस अप्रोच का, डिविडेंड प्राइस अप्रोच। ठीक है, अच्छा बेटा जो पिछला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी, उसमें बेटा आपने इक्विटी के बारे में पढ़ाई करी थी। ये देख लो जरा, आपने ये पढ़ा था वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर के बारे में। ये देखो, वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर। अगर हम इक्विटी शेयर की वैल्यू करें जिसकी कांस्टेंट डिविडेंड हो और लाइफ कैसी हो, इनडेफिनेट, तो एट द एंड आंसर क्या आया था जब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी, तो डिविडेंड अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी
ये आया था हम लोगों के पास, ये वाला नहीं है बेटा, मैं ये रिलेट कराना चाहता हूं, जो पढ़ा था वही चीज हम लोग दोबारा से यहां पे करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो ये वाला जो किया था अभी, कौन सा था ये, देखो ये आया था, इधर देखो बेटा, जब हम लोगों ने ये सिचुएशन नंबर 3 किया था तो ये आंसर आया था। अब इसमें क्या था, देखो इक्विटी का प्राइस किसके बराबर था, 5 रुपए, ये क्या था, डिविडेंड, डिविडेंड, और ये क्या था, डिस्काउंट रेट। तो अब आप बताओ, मैं इधर लिखता हूं तो ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा, ये बताओ, ये बराबर है डिविडेंड अपॉन डिस्काउंट रेट के बराबर, डिस्काउंट रेट के बराबर। तो मुझे ये बताओ, यही डिस्काउंट रेट जो होता है यही तो कॉस्ट होती है, जो डिस्काउंट रेट होता है वही क्या होती है, कॉस्ट होती है। अगर यहां से निकालने तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो डिस्काउंट रेट इंटू P0 बराबर डी, तो डिस्काउंट रेट आ गया डी अपॉन P0। इसी डिस्काउंट रेट को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और ये बराबर हुआ डिविडेंड अपॉन प्राइस। और यही फॉर्मूला आपने अभी अभी लिखा है, देख लो, आपने लिखा कॉस्ट ऑफ इक्विटी बराबर DPS1 अपॉन P0। क्या फॉर्मूला लिखा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बराबर DPS1 अपॉन P0। DPS1 क्या है बेटा, DPS1 का मतलब है डिविडेंड पर शेयर एट द एंड ऑफ ईयर 1। अब इसकी क्या कहानी है, 2 मिनट सुन लेना, ये बार बार आता है, अभी मैं इस पे नोटिंग भी कराऊंगा और आप कंफ्यूज भी खूब रहते हो इसमें। देखो ये बताओ, कोई फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ 1 अप्रैल 23 से, खत्म हुआ 31 मार्च 24 में, तो अब क्या होगा, कंपनी यहां से यहां तक बिजनेस करेगी, यहां अपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाएगी। अगर उसमें प्रॉफिट आया तो इसके कुछ दिन बाद कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग करेगी, इसमें डिविडेंड प्रपोज किया जाएगा, तो यहां का डिविडेंड बटेगा यहां, बोलो। तो करेंट ईयर का डिविडेंड हमें कब मिलता है, नेक्स्ट ईयर में, उसको बोलते हैं DPS1। क्या बोलेंगे, DPS1, समझ आए। और आगे अब ये बताओ, यहां जो कमाएंगे यहां का PL बनेगा, तो यहां वाला अगले साल देंगे, यहां वाला जो डिविडेंड है वो अगले साल दोगे, तो उसको बोलेंगे DPS2। और इससे पहले वाले को क्या बोलोगे, DPS0। समझ आए, ये बोलते हैं। तो मैंने अब यहां पे लिखा है बेटा, DPS1 का मतलब है डिविडेंड पर शेयर एट द एंड ऑफ ईयर 1। एंड में ही तो PL बनेगा, तब AGM में अनाउंस होगा, ठीक है। और नो नीड टू डू टैक्स, मतलब यहां पे टैक्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता, कोई बताएगा मुझे, क्योंकि डिविडेंड कब पे करते हो, आफ्टर टैक्स, इसलिए यहां पे कुछ भी नहीं होता। समझ आया। एक क्वेश्चन करते हैं, 21st क्वेश्चन पे आ जाओ जरा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। चलो देखो स्क्रीन पे, चलो मैं बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 21A, बुक लो बेटा, 21A देखना जरा। स्क्रीन पे देखो बेटा, 21A में लिखा है डिविडेंड पर शेयर ये है 4 रुपए का, और करंट मार्केट प्राइस ये है 20 रुपए का। हमसे कहता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल के बताओ।
तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इधर देखो, मैं इधर बताओ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने की कितनी अप्रोचेस हैं? 8 है। यही स्क्रीन पे देखना। जब क्वेश्चन में डिविडेंड और प्राइस दिया है तो कौन सा लगेगा? डिविडेंड प्राइस। जब दिया है अर्निंग और प्राइस तो अर्निंग प्राइस। समझ आया ना? अब बताओ आपके इस क्वेश्चन में क्या क्या है? तो इंप्लाइड है, कौन सा लगेगा? डिविडेंड प्राइस अप्रोच। तो अब बेटा यहां पे हम लोग अपना आंसर निकालेंगे। यहां पे हम लोग अपना आंसर निकालेंगे। आंसर हो जाएगा के ई इक्वल्स टू DPS1 अपॉन P0। तो ये है 4 डिवाइडेड बाई 20 और ये आ गया कितना? 0.20, 20%। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल के आ गई। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल के आ गई 20%। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगली अप्रोच लिखो। कंसेप्ट नंबर 12, अर्निंग प्राइस अप्रोच। अर्निंग प्राइस अप्रोच, इसका भी फॉर्मूला बड़ा आसान है। के ई बराबर EPS1 डिवाइडेड बाई P0, जहां EPS1 का मतलब है अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, और P0 का मतलब है मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी। मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी। ठीक है, तो अच्छा, अब मैं जरा बता दूं ईपीएस क्या होता है। कोई बताएगा व्हाट इज ईपीएस? मिलेगा। अच्छा ठीक है, कितना मिलेगा? अब ईपीएस में क्या डीपीएस भी होता है? अर्निंग पर शेयर में क्या डिविडेंड पर शेयर होता है? क्या रिजर्व एंड सरप्लस होता है? यही समझाना है, होता है। अब यहां देखो, ध्यान से मेरी बात समझना, स्क्रीन पे देखो। देखो, कंपनी सेल करती है, जो पैसा आएगा वेरिएबल कॉस्ट की पेमेंट करेंगे, आ गया कंट्रीब्यूशन। फिक्स्ड कॉस्ट की पेमेंट कर दी तो आ गया ईबीआईटी। फिर यहां से इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी तो बच गया ईबीटी। फिर यहां से टैक्स दे दिया तो बच गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स ये बच गया। अब इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड देंगे तो बच गया अर्निंग फॉर इक्विटी। क्या बच गया? अब मान लो थोड़ी देर के लिए ये 10 लाख है, ये 10 लाख है, और अपने पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1 लाख है, तो एक आदमी की ईपीएस कितनी निकल के आई? 10 रुपए। ये है ईपीएस। बेटा ये खाली इक्विटी शेयर होल्डर को दिखाई जाती है, दिया नहीं जाता। ईपीएस कहां आता है? पीएल में। कहां आता है? पीएल में सबसे नीचे लिख दिया जाता है कि देखो हमारे शेयर होल्डर्स, तुम देख के खुश हो जाओ, तुम्हारे लिए एक शेयर पे हमने 10 रुपए कमाया, लेकिन ये तुमको देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये बताओ, ये जो जब एजीएम क्यों करवाते हो? डिविडेंड कहां अनाउंस होता है? एजीएम में। एजीएम में यही डिसाइड होता है कि कितना डिविडेंड बांटे, जिससे इक्विटी शेयर होल्डर हमारे पास रिटेन रहे। समझ आई बात? फिर से सुनो, इक्विटी शेयर होल्डर के बारे में क्या पढ़ते हो? प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो ठीक है। अब बताओ, मैं बार बार ऐसे समझाता हूं आपको। बताओ, मैं आपसे कहूं बेटा कि मैं इक्विटी शेयर इश्यू कर रहा हूं, लो मुझे पैसे दे दो। आप कहोगे सर कितने देंगे रिटर्न? मैं कहूंगा होगा प्रॉफिट तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। दोगे एक भी पैसा? कभी नहीं दोगे। तो मजबूरी है मेरी, मुझे देना पड़ेगा। समझ आया? हो सकता है कभी लॉस हो, तब भी अपना शेयर रोकने के लिए मुझे आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। क्यों नहीं दूंगा? आप शेयर बेचोगे, दूसरी कंपनी का खरीद लोगे। आपने 2 पैसा कमाने के लिए खरीदा है ना।
समझ आई बात? तो अब क्या है, हर हाल में मुझे आपको डिविडेंड देना है। अब समस्या क्या है, अगर इस साल ज्यादा प्रॉफिट हुआ, मैं ज्यादा दे दूं, कुछ रोक के ना रखूं, तो अगले साल नुकसान हुआ और आपको नहीं दूं, आप शेयर बेच दोगे, सबको ही बेचने लगोगे, तो सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम होगी, शेयर का प्राइस नीचे। कोई कंपनी नहीं चाहती उसके शेयर का प्राइस नीचे हो। बात समझ आई? तो अब ये इक्विटी वालों को दिखा दिया जाता है कि भाई तुम्हारे लिए 10 रुपए कमाए, लेकिन ये देंगे नहीं। अब वो क्या करेंगे, कहेंगे ये तुम्हारी अर्निंग है, अब इसमें से हम रिजर्व बनाएंगे। मान लो कह देंगे 60% का रिजर्व बनाएंगे। ये बात कहां डिसाइड होगी, एजीएम में। तो 6 लाख काट लिए इसमें से, बचा कितना, 4 लाख। अब कहेंगे ये 4 लाख अर्निंग अवेलेबल फॉर डिविडेंड। अब कहेंगे तुम 1 लाख आदमी हो, 4 लाख है, तो हर एक आदमी को 4-4 रुपए मिलेगा। दिस इज योर डीपीएस। समझ आए? अब 2 मिनट सोचो, 2 मिनट सोचना, जो जहां मैं लेके जाना चाहता हूं आपको। बताओ ईपीएस कितना आया था एक शेयर पे, 10 रुपए, और दिया कितना, तो इसका मतलब 6 रुपए का रिजर्व बन गया। तो ईपीएस के 2 पार्ट होते हैं बेटा, इसी में डीपीएस होता है और इसी में रिटेन्ड अर्निंग होती है। रिटेन्ड अर्निंग को तो बोलते हो ना रिजर्व एंड सरप्लस। जो पैसा रोक लिया वो क्या है, रिटेन्ड अर्निंग। जो बांट दिया वो क्या है, इन दोनों से मिलके बनता है ईपीएस। समझ आए? ये बात लिखो, लिखिए। ईपीएस 2 चीजों से मिलके बनेगा, डीपीएस एंड रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर। मान लीजिए ईपीएस 10 रुपए का है और डिविडेंड पर शेयर 2 का है, तो रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर पक्का 8 रुपए की होगी। रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर पक्का 8 रुपए की होगी। चलो स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन 22 क्या लिखा है, पढ़ो। अभी 22 से पहले हमने ये वाला किया था, एमएनसी पेड डिविडेंड पर शेयर 4 रुपीज, करंट मार्केट प्राइस इज 20, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा कि डिविडेंड प्राइस अप्रोच लगाओ, आपको खुद पढ़ के खुद डिसाइड करना होगा। समझ आया? ऐसे 22वां पढ़ो, सब बच्चे देखो स्क्रीन पे। द अर्निंग अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर, ये देखो इधर, अर्निंग अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर। तो ये बताओ, यही अर्निंग तो अवेलेबल होती है ना शेयर होल्डर के लिए, लेकिन ये देते कहां है? समझ आया ना? ये देते कहां है? जो देते हैं वो डिविडेंड होता है। जब डिविडेंड दिया होगा तो डिविडेंड वाली अप्रोच लगेगी, और जब अर्निंग दी होगी तो क्या लगेगी, अर्निंग वाली अप्रोच लगेगी। पढ़ो, कह रहे हैं द अर्निंग अवेलेबल टू शेयर होल्डर अमाउंटेड टू 40,000, फर्म इज रिप्रेजेंटेड बाई 10,000 इक्विटी शेयर। बताओ, एक इक्विटी शेयर के लिए 40,000 कमाया है सबके लिए, और 10,000 लोग हैं, तो ईपीएस 4 रुपए हुआ बेटा। अब कहते हैं मार्केट प्राइस 25 रुपए का है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल दो, तो अपने आप समझ में आ गया ना, अर्निंग प्राइस अप्रोच लगेगी। तो अब इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन 22, सबसे पहले ईपीएस हो जाएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर हम लोग के क्वेश्चन में दे रखा है, न्यूमरेटर है 40,000, डिनोमिनेटर है 10,000, तो ये निकल के आ गया ₹4। अब हम लगाएंगे के ई बराबर ईपीएस डिवाइडेड बाई P0, 4/25, और ये आ गया 0.16, या इसी को लिखोगे 16%। 16% की अर्निंग फॉर इक्विटी है।
डन। चलो थर्ड अप्रोच पे आ जाओ, चेक करो थर्ड कौन सी है। डिविडेंड प्राइस, अर्निंग प्राइस। अब है डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच। लिखिए, कंसेप्ट नंबर होगा 13। डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच। डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच। लिखा? अब देखो, पहले मैं रटने वाला तरीका बताता हूं, फिर समझाता हूं, फिर क्वेश्चन करेंगे। देखो जरा बताओ, इसका नाम बताओ क्या है? डिविडेंड फिर प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच, ये एक फॉर्मूला है। याद हो गया भाई? डिविडेंड प्राइस ऐसे था प्लस ग्रोथ अप्रोच, तो ये रटने वाली बात हुई। अब सर ये आया कहां से फॉर्मूला? आपने सब पहले ही कर लिया बेटा वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी में, जब ग्रोथ वाला कंसेप्ट किया था। ये देखो यहां पे, जब हम लोगों ने इक्विटी शेयर की वैल्यू निकाली थी कि जब उसमें ग्रोथ रेट हो, तो फॉर्मूला ये आया था। देखो मैं यहां लिख रहा हूं, इक्विटी का प्राइस निकल के आया था कैश फ्लो। इक्विटी पे कैश फ्लो क्या होगा? डिविडेंड। अगर कोई आदमी इक्विटी शेयर खरीदेगा तो उसको क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा ना, डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट। इक्विटी में क्या ही होता है, और ग्रोथ रेट का मतलब कितना हुआ? जी हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया पी जीरो इंटू के माइनस जी बराबर डीपीएस। तो के माइनस जी बराबर डीपीएस अपॉन पी जीरो, तो के बराबर आ जाएगा डीपीएस अपॉन पी जीरो प्लस जी। समझा? तो यहीं से मैं कनेक्ट कराऊंगा, और ये मैं लिखवा भी दूंगा। कंसेप्ट नंबर है, सिचुएशन 4 है, सिचुएशन 4, कंसेप्ट 4 का। अब आइए यहां पे लिखिए, लिखिए एज पर वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज चैप्टर we already done in situation 4 of concept 4 that present value equals to cash flow divided by discount rate minus growth rate, ये बराबर हो जाएगा पी जीरो इक्वल्स टू डी पी एस वन अपॉन के ई माइनस जी। और यहां से अगर कर लें क्रॉस मल्टीप्लाई, पी जीरो इंटू के ई माइनस जी बराबर डी पी एस वन, के ई माइनस जी बराबर डी पी एस वन अपॉन पी जीरो। तो यहां से के ई की वैल्यू आ जाएगी डी पी एस वन डिवाइडेड बाई पी जीरो प्लस जी। ये है मेन फॉर्मूला। इसी के नीचे लिखिएगा वेयर DPS1 बराबर DPS0 इंटू 1 प्लस जी। DPS1 बराबर DPS0 इंटू 1 प्लस जी।
डन। चलो अब ये देखो बेटा, जरा मैं अब 2 मिनट बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, तब समझ में आएगा। देखो ये बताओ, इस वाले लॉजिक पे आओ। यहां मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था बेटा, कोई भी कंपनी पहले 1 साल तक पैसे कमाती है। जैसे जैसे कंपनी ने यहां से लेके यहां तक पैसे कमाए, अब यहां पे कंपनी का पीएल बनेगा, फिर पता चलेगा कि फायदा हुआ कि नुकसान। उसके कुछ दिन बाद एनुअल जनरल मीटिंग होगी, यहां पे डिविडेंड प्रपोज किया जाएगा, और इस फिर यहां से चेक बनना शुरू होगी सबके नाम की। चेक बनेगी, कंपनी के साइड से पोस्ट होगी, फिर शेयर होल्डर को मिलेगी, तब वो अपने लगाएगा बैंक में, तो बैंक कंपनी के अकाउंट से डेबिट करेगी, उसके अकाउंट में क्रेडिट करेगी। समझ है? ईयर खत्म हुआ होगा मार्च में, लेकिन ये डिविडेंड बढ़ते बढ़ते आ जाता है नवंबर, दिसंबर, सितंबर, इस टाइप में। मतलब काफी टाइम लग जाता है कहने का मतलब। ठीक है, अब सुनो। अब ये बताओ, जैसे मान लो कंपनी ने पिछला डिविडेंड दिया है DPS0, कितना दिया है बेटा? और अगला है DPS1। अगला क्या है? DPS1। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, मैं ये आपको बताने जा रहा हूं। असल में क्या है, सुनो। हर बच्चा जो पढ़ता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर, वो क्वेश्चन में यही नहीं कनेक्ट कर पाता कि कौन सा डिविडेंड दे रखा है। देखना जरा, देखो कौन सा डिविडेंड दे रखा है, जहां जहां हमें डिविडेंड की जरूरत पड़ी। जैसे यहां क्या लिखा है? डिविडेंड एट द ईयर ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, और ये इसका मतलब है पिछले साल का डिविडेंड। तो जो क्वेश्चन में लिखा होता है बेटा, तो उसमें पता ही नहीं लगा पाते हो आप लोग कि डिविडेंड दिया कौन सा है। ठीक है, फिर से मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं। बताओ मुझे, अगर मैं ये फॉर्मूला लगाना चाहता हूं तो मुझे डिविडेंड कौन सा चाहिए, लास्ट ईयर का या करेंट ईयर का? ऐसे बोलते हैं, ये गलत वर्ड मैंने यूज कर लिया। एट द एंड ऑफ ईयर 1 चाहिए। कब का डिविडेंड चाहिए? एट द एंड ऑफ ईयर 1 का चाहिए, ये चाहिए। अब जब उसमें क्वेश्चन में लिखा होगा, तो क्वेश्चन में बेटा क्या है, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि कौन सा डिविडेंड मुझे दे रखा है, मैं कैसे इसको क्या एज्यूम करूं। तो मैं उसके लिए आपको कुछ बातें बताने चल रहा हूं, तो वो पहचानना तो सिखा देंगे। पहले ये बात सुन लो। बताओ जरा, देखो कंपनी जिस रेट से बेटा तरक्की करेगी, उसी रेट से डिविडेंड बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी? बोलो। इक्विटी पे क्या होता है, प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो डिविडेंड ज्यादा देंगे, प्रॉफिट कम होगा तो डिविडेंड। इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या है? कंपनी की ग्रोथ ज्यादा है तो डिविडेंड ज्यादा होगा, ग्रोथ कम है तो डिविडेंड, यही तो मतलब हुआ ना। अच्छा, अब समझना बेटा। बताओ मुझे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आपने पढ़ा था, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n, पढ़ा था। ये P क्या था? ठीक यही कंसेप्ट लगता है बेटा डिविडेंड में। देखो जरा क्या कंसेप्ट लगता है, सब बच्चे देखिए सामने। कंसेप्ट ये लगता है, देखो कंपनी ने पिछला डिविडेंड दिया है DPS0, कितना दिया है? तो कंपनी अगर जी के रेट से ग्रो कर रही है, हर साल डिविडेंड दिया जाता है, तो 2 डिविडेंड के बीच में टाइम गैप 1 ईयर का होगा, तो जो अगला डिविडेंड होगा DPS1, वो इसी के तो बराबर होगा। समझा? तो ये बात मैंने यहां लिखवाई है, देखिए सामने, ये बात हमने यहां लिखा है क्या, DPS1 किसके बराबर होगा? DPS0 इंटू 1 प्लस जी के बराबर। अच्छा, एक तो ये बात हुई। अब अगली बात, एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि क्या दिया है? देखो होता क्या है, ध्यान से मेरी बात सुना। जब तक मेरे साथ साथ लगाओगे, मुझे तो पता है कहां कब कौन सा डिविडेंड दिया है, तो हम लगाते जाएंगे, आता जाएगा। जब खुद से घर पे बैठ के लगाओगे या रिवीजन करोगे, तब वहां फंसना शुरू होता है कि कौन सा लास्ट डिविडेंड था, कौन सा कैसे हम पता लगाएं। तो मैं आपको 4-5 कीवर्ड लिखा रहा हूं, उससे पता चलेगा। अगर वो कीवर्ड है तो पिछले साल का डिविडेंड है, फिर 4-5 कीवर्ड दूंगा, अगर वो दिया है तो करेंट ईयर का डिविडेंड है। समझ आया? जैसे
अब मैं बोलूंगा क्योंकि मैं वहां तक आपको लेके गया हूं, तो आप अपने आप रिलेट कर जाओगे। बताओ जरा, लिखा है डिविडेंड पेड, क्या लिखा है? सवाल में लिखा है डिविडेंड पेड। अब लगाओ दिमाग, सोचो कब का डिविडेंड होगा ये? ऑब्वियसली पिछले साल का। लास्ट डिविडेंड पिछले साल का। लास्ट डिविडेंड मतलब, अरे लास्ट वाला ही तो इस साल दोगे। डिविडेंड पेड इन करेंट ईयर, पिछले साल का। पिछले साल वाला ही तो इस साल जाएगा। समझ आए? ऐसे मैं 4-5 कीवर्ड दे रहा हूं करंट ईयर के लिए, 4-5 कीवर्ड दूंगा DPS1 के लिए। लिखो जरा, इसको लिख लेते। लिखिए, पॉइंट टू रिमेंबर। पॉइंट टू रिमेंबर लिखिए। Sometimes there is confusion whether to assume dividend given in question as DPS0 or DPS1 for assumption of DPS0 अगर क्वेश्चन में लिखा है फॉर अजम्पशन ऑफ DPS0 नॉर्मल कंडीशन, अगर क्वेश्चन में लिखा है डिविडेंड पेड लास्ट ईयर डिविडेंड करंट डिविडेंड डिविडेंड एज ऑन टुडे, अगर ये वर्ड्स लिखे हैं तो इसका मतलब ये DPS0 की बात कर रहा है। नॉर्मल अजम्पशन फॉर DPS1 अगर लिखा है डिविडेंड टू बी पेड तो इसका मतलब DPS1। अगर लिखा है डिविडेंड एट द एंड ऑफ ईयर 1 DPS1। अगर लिखा है एक्सपेक्टेड डिविडेंड DPS1, डिविडेंड एट द एंड ऑफ करंट ईयर तो DPS1।
तो अगर ऊपर की अजम्पशन दी हैं तो हो जाएगा डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर, और नीचे वाली अजम्पशंस हैं, नीचे वाले कीवर्ड्स दिए हैं तो हो जाएगा करंट ईयर। जरा देख लो, डिविडेंड पेड तो पिछले साल वाला ही तो इस साल जाएगा, लास्ट ईयर का डिविडेंड पिछले साल वाला होगा, करंट डिविडेंड जो इस साल देना है वो कब का होगा, और डिविडेंड एज ऑन टुडे आज जो देंगे वो कब का देंगे, पिछले साल का देंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा है डिविडेंड टू बी पेड, अभी गया नहीं है तो इस साल वाला अगले साल जाएगा ना। डिविडेंड एट द एंड ऑफ ईयर वन में निकला है तो पे होगा अगले साल। एक्सपेक्टेड डिविडेंड कब का होगा, अगले साल का। डिविडेंड एट द एंड ऑफ करंट ईयर के आखिरी में जो डिविडेंड होगा वो कब का होगा, करंट ईयर का ही तो होगा, जिसकी पेमेंट कब होगी, अगले साल होगी। तो यहां से आप पहचानेंगे कौन सा डिविडेंड दे रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए जरा। क्वेश्चन नंबर 5, चलो स्क्रीन पे देखो। अ कंपनी हैज पेड डिविडेंड ₹1 पर शेयर, बताना ये कब का डिविडेंड है, DPS1 है, DPS0 है, DPS, अच्छा फेस वैल्यू 10 रुपए का है, लास्ट ईयर लिख भी दिया खैर इसने। इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 10% नेक्स्ट ईयर। 10% क्या है, जी का मतलब ग्रोथ रेट। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफ मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज 55। कह रहे हैं मार्केट प्राइस अगर 55 है तो आंसर निकाल के बताओ। क्वेश्चन नंबर के ई बराबर DPS1 अपॉन P0 प्लस G, DPS0 1 प्लस G अपॉन P0। अब देखो इधर क्वेश्चन में मुझे लास्ट डिविडेंड दिया है ना, और फॉर्मूले में कौन सा चाहिए, करंट। तो कैसे आएगा, लास्ट को 1 प्लस जी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। रखो अब इसमें लास्ट डिविडेंड 1 रुपए का दिया है, करंट डिविडेंड का रेट 10% का है, डिवाइडेड बाय 55 का शायद मार्केट प्राइस था, 0.10, 1.1 अपॉन 55 प्लस 0.1, तो ये 12% के आसपास आना चाहिए। डन। तो हमने किया अर्निंग प्राइस अप्रोच, उसके बाद हो गया अर्निंग डिविडेंड प्राइस हो गई, अर्निंग प्राइस हो गई, डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ हो गई। अब करेंगे अर्निंग प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच। कंसेप्ट नंबर 14, अर्निंग प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच। लिखो के ई बराबर EPS1 अपॉन P0 प्लस G। EPS1 का मतलब हुआ अर्निंग पर शेयर एट द एंड ऑफ ईयर 1, P0 का मतलब हो गया मार्केट प्राइस, G का मतलब हो गया बेटा ग्रोथ रेट।
अब ये बताओ, जैसे डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ किया, एग्जैक्टली वैसे ही तो हो जाएगा ना, अर्निंग प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच। एक आगे लिखते हैं, लिखिए कंसेप्ट नंबर 15, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, या इसी को बोलते हैं CAPM अप्रोच। CAPM अप्रोच। इसमें लिखिए KE बराबर RF प्लस बीटा RM माइनस RF। KE इक्वल्स टू RM प्लस बीटा RM माइनस RF। लिखिए RF का मतलब होता है रिस्क फ्री रेट, RM का मतलब होता है मार्केट रिटर्न, RM माइनस RF का मतलब होता है मार्केट रिस्क प्रीमियम। बीटा का मतलब है, लिखो बीटा इज रिस्क फैक्टर, हायर द बीटा हायर द रिस्क। At intermediate or executive level, beta is always given in question. RF का मतलब रिस्क फ्री तो लिखा है, लिखिएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, RBI बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल issued by government are considered risk free. RM लिखिए, in India BSE Sensex and NSE Nifty are considered to be representation of market. ठीक है, चलो अभी ये देखो बेटा क्या है, स्क्रीन पे देखिए,
ये है CAPM मॉडल, इसको बोलते हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। डिटेल में ये आप लोग के फाइनल लेवल पे है या प्रोफेशनल लेवल पे है। यहां खाली इसकी इक्वेशन दे दी है और इस पे सब कुछ दे देते हैं। जब इसका क्वेश्चन आता है तो एकदम इजी आता है। वो क्या कहते हैं? कहते हैं जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है ये RF बीटा RM माइनस RF के बराबर होता है। अब कहा गया ये सब है क्या, तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। देखो ये क्या है, RF का मतलब होता है रिस्क फ्री रेट। क्या होता है? रिस्क फ्री रेट। ठीक है, रिस्क फ्री रेट क्या होता है बेटा? जैसे बताओ, सरकार का कोई बॉन्ड आया, हम लोगों ने खरीद लिया, तो क्या उसमें पैसा डूबने का खतरा है? नहीं। RBI का बॉन्ड आया, नहीं है। कोई भी सरकारी बॉन्ड आया, उसको आपने खरीद लिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिस्क फ्री रेट, वो है। समझ आई बात? अच्छा, अब बताओ 2 मिनट के लिए सोचो। जैसे सरकार का कोई बॉन्ड आया, सरकार उसमें इंटरेस्ट दे रही है 12% का, मान लो रिटर्न दे रही है। अच्छा, अब हमें लग रहा है अगर हम यही पैसा अपना, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, मान लो आपके पास 100 रुपीज है इन्वेस्ट करने के लिए, तो 100 रुपीज आप कहां इन्वेस्ट करो? आपने देखा गवर्नमेंट का बॉन्ड आया हुआ है, गवर्नमेंट उस पर इंटरेस्ट दे रही है 12% का, 12% का। तो ये जो 12% का रिटर्न आ रहा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का है, RBI का है, तो इसको बोलेंगे रिस्क फ्री रेट। क्या बोलोगे भाई? या तो आप वहां पैसा लगा दो, ठीक है, ये बात समझ रही है, या दूसरा। अच्छा मुझे बताओ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी चैप्टर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो? इन्वेस्टर या कंपनी? दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब अगली बात बताना, कॉस्ट है क्या बेटा? जो मेरे लिए कॉस्ट है वो किसी के लिए रिटर्न है? बोलो। ठीक है, ऐसे ही बताओ, जैसे मान लो मैंने अपनी कंपनी का इक्विटी शेयर इशू किया, आप लोगों ने खरीदा, तो जो आपके लिए रिटर्न है वही मेरे लिए क्या है? कॉस्ट है। तो 2 मिनट के लिए सोचो, आपके पास 100 रुपीज थे इन्वेस्ट करने के लिए, तो RBI के बॉन्ड आए हुए थे। अगर आप RBI में इन्वेस्ट करते तो आपको रिटर्न मिलता 12% का, लेकिन आपने ज्यादा पैसे के चक्कर में मार्केट में पैसा लगाना उचित समझा। आपने कहा कि वहां तो 25% का रिटर्न है, मार्केट में पैसा लगाते हैं। समझ आए? अब बताओ, तो 12% तो आपको RBI से मिल रहा था, आपने 25 के चक्कर में मार्केट में इन्वेस्टमेंट करा, किया ना? तो अब ये बताओ बेटा, इसका मतलब 12 तो आपको वैसे मिल रहा था, जो आप 25 के चक्कर में इन्वेस्टमेंट किए हो 12 तो ऐसे मिल रहा था। 13% के लिए आपने रिस्क लिया, 13% के लिए रिस्क लिया। कितना रिस्क लिया? जितना उस कंपनी पे रिस्क है, जितना उस। इसका क्या मतलब हुआ? मुझको एक बात बताओ, क्या बेटा जब शेयर मार्केट डाउन होता है, सोच के बताना, क्या जब शेयर मार्केट डाउन होता है तो हर कंपनी लॉस में होती है? और जब शेयर मार्केट अप होता है तो क्या सब कोई फायदे में होते हैं? 30-35 कंपनी को ही तो बेस लेके सेंसेक्स बना दिया जाता है। तो मार्केट डाउन है इसका मतलब यह नहीं कि हर कंपनी घाटे में है, और मार्केट अप है तो इसका मतलब यह नहीं कि हर कोई नुकसान में है, फायदे में है। समझ आए? आप समझो बात को। देखो इधर, जैसे आप लोग अगर अपना 100 रुपए RBI में इन्वेस्ट करते तो आपको 12% की रिटर्न आती, आपको चाहिए 25%, तो 13% की लालच में आपने मेरी कंपनी का इंटरेस्ट, वो इक्विटी शेयर खरीद लिया। तो आप पे रिस्क उतना है जितना मार्केट के अप या डाउन होने पे मुझ पे रिस्क है। बोलो। ठीक है, अब जैसे मान लो, इधर देखना, मान लो मेरा बीटा 2 है, मेरा बीटा का मतलब मार्केट 1 से डाउन होगा तो हम 2 से डाउन होंगे। बीटा मींस रिस्क। मार्केट 2 से अप है तो हम 4 से अप होंगे, डबल का इफेक्ट आएगा। जितना ज्यादा बीटा उतना ज्यादा रिस्क, जितना कम बीटा उतनी कम रिस्क। समझ में आई बात? जैसे बताओ, क्या बेटा कोविड में बहुतों का नुकसान हुआ, लेकिन क्या सबको नुकसान हुआ? हॉस्पिटल वालों के लिए तो अपॉर्चुनिटी थी। जितने कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, मेदांता वगैरह, इनकी तो AGM करते हैं ना, डिसाइड होता है कितना पैसा इस साल कमाना है, वो तो सब 4-5 साल का एक ही साल में खींच दिया। समझा? तो वहां उनके लिए, तो इसका मतलब ये नहीं था कि कोविड सबके लिए नुकसान लेके आया था। जहां एक आदमी के लिए नुकसान था, दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटी थी। समझ आया ना? और अब मान लो सब बैलेंस है, तो जरूरी नहीं कि वो हॉस्पिटल वाले उतना कमा रहे, अब थोड़ी ना उतना कमा रहे होंगे जितना तब कमा लिया, जो चार्जेस लगा दिए। समझ आई बात? सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल थी, तो वही बात ऐसे समझो। तो अब ये क्या है? ये चीज बीटा है।
ये बीटा है। जैसे आज सिचुएशन बढ़िया है, लेकिन उन अस्पतालों के लिए उतनी बढ़िया सिचुएशन नहीं है, समझा? तब सिचुएशन खराब थी, लेकिन उनके लिए खराब नहीं थी। तो सिचुएशन अच्छी बुरी होने का उन अस्पतालों पे जो फर्क पड़ा वो उनका बीटा है, तो वैसे उनके शेयर पे फर्क पड़ा होगा। बात मेरी समझ में आई? तो अब एट द एंड देखो, पूरा नहीं बता सकते, बहुत लंबा कंसेप्ट है बेटा, शॉर्टकट में ऐसे देखो, क्योंकि इतना ही सिलेबस में है। आपके पास 100 रुपए हैं, आप आरबीआई का बॉन्ड खरीदते तो कितना कमा लेते? 12%। आपने मार्केट में सुना रिटर्न आ रहा है 25 का, तो आपने मेरी कंपनी का शेयर खरीद लिया, तो 12 तो आपको वैसे मिल रहा था। 13% के लिए आपने रिस्क लिया, और रिस्क उतना लिया जितना मेरी कंपनी का बीटा है। जितना मेरी कंपनी का, व्हाट इज बीटा? रिस्क कोफिशिएंट। क्या है बेटा? व्हाट इज रिस्क कोफिशिएंट? कि मार्केट के अप या डाउन होने पे मेरी कंपनी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं बीटा। और अगर डेप्थ में बताऊं तो स्टैटिस्टिक्स में, फाउंडेशन में सबने स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा है, ये बीटा वही स्टैंडर्ड डेविएशन है, समझ आए? स्टैंडर्ड डेविएशन को मेजर करता था, तो मार्केट में भी तो डेविएशन ही होता है। डेविएशन होने से हम पे कितना प्रभाव पड़ेगा उस कंपनी पे, उसी को बोलते हैं बीटा। समझ आई बात? अच्छा, लेकिन बेटा अपने लोग के लेवल पे ये एकदम आसान होता है। जब भी इसका सवाल आएगा सब कुछ दिया होता है, खाली अपने लोग को वैल्यू रखनी होती है, खाली वैल्यू रखनी होती है। तो देखो ये सब बातें मैंने आपको लिखवा दी एक एक करके, जिससे कोई डाउट ना है रिवीजन में भी। आरएफ का मतलब रिस्क फ्री रेट। रिस्क फ्री रेट क्या होता है? कोई भी सरकारी बॉन्ड या ट्रेजरी बिल है तो उसका जो रेट है वो रिस्क फ्री है, ऐसा हम लोग को पढ़ाया जाता है, होता नहीं। एक्सिस बैंक पहले क्या था? यूटीआई का फुल फॉर्म यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग थी, और फ्रॉड हुआ उसमें, फिर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन करके नाम चेंज कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं होता, लेकिन अब यही बताया जाता है। अच्छा, अगला आरएम। आरएम मतलब मार्केट का रिस्क। तो मार्केट इंडिया में कौन कौन से हैं? बीएससी, एनएससी। तो यहां का जो रिस्क है वो क्या है? मार्केट रिस्क। और बीटा का मतलब क्या हुआ? रिस्क कोफिशिएंट। रिस्क कोफिशिएंट क्या होता है? मार्केट के बढ़ने या घटने से हम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बीटा। समझ आया ना? जैसे बेटा इधर देखो, तुम लोग का कोई एक पेपर हर बार कठिन आता है, तो अब जरूरी थोड़ा ना जो पेपर कठिन आया वो सबके लिए कठिन है। किसी को सब्जेक्ट आसान लगता है तो उसमें उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा ना, तो वो बीटा है। जितना उस पर रिस्क है वही चीज बीटा हो गई। आई बात समझ में? आगे बढ़ो। और आरएम तो बता ही दिया। तो अब इसके सवाल एकदम आसान होते हैं, कुछ इसमें बताने वाली बात ही नहीं होती। स्क्रीन पे देखना जरा, ये देखो लिखा है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ एच लिमिटेड हुज रिस्क फ्री रिटर्न इक्वल्स टू 100। तो 100 ये 10% क्या है? आरएफ, रिस्क फ्री है ना। बीटा इज 1.75, बीटा ये दिया है। और रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो इक्वल्स टू 15%। मार्केट का पोर्टफोलियो मतलब आरएम कितना है? 15%। सारी चीजें दी है, बस इसी में रख दोगे आंसर आ जाएगा। बस एक जगह तुम लोग गलती करते हो, इधर देखना गलती कहां करते हो बता दो। देखो इधर ये सवाल कैसे, देखो जब लिखेगा सवाल में मार्केट रिस्क प्रीमियम, क्या लिखेगा? तो इसका मतलब उसने ये पूरा ब्रैकेट दिया हुआ है, समझे? बस इस पे ध्यान रखना, बाकी इसके सवाल गलत नहीं होते। आइए लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 6A। के ई बराबर आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। ये 10% दे रखा था, बीटा 1.75, 15% माइनस 10%। डन। तो ये हो गया CAPM मॉडल। जब क्वेश्चन में बोलेगा CAPM मॉडल तो समझ जाना इस मेथड से काम करना है। अब यहां जरा लिस्टिंग पे, ये जहां हमने लिस्ट बनाई थी उसमें देखना जरा,
कौन सा हो गया, कौन सा बाकी है? डिविडेंड प्राइस, अर्निंग प्राइस, डिविडेंड प्राइस ग्रोथ, अर्निंग प्राइस ग्रोथ, ये हो गया। CAPM हो गया। अब ये करने जा रहे हैं रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। हेडिंग लिखिए। कंसेप्ट 16, रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच, या इसी को बोलते हैं बेटा IRR अप्रोच। लिखिए, दिस अप्रोच is normally followed by नहीं बेटा, followed when equity shares are sold by equity shareholder after few years. We will use IRR technique as we studied in time value of money chapter. ठीक है, अब जरा मुझे एक बार याद दिलाओ, IRR टेक्निक क्या होती थी? जिस रेट पे एनपीवी 0 हो जाती है वही क्या होती है? एनपीवी क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो में से क्या माइनस कर दें? आउटफ्लो। तो क्या आना चाहिए? 0। अगर हम इक्विटी शेयर खरीदते हैं तो आउटफ्लो कितना होगा? जितनी उसकी बाजार में कीमत होगी। और इनफ्लो क्या होगा? भविष्य में जो मुझे डिविडेंड्स मिलेंगे। अब इक्विटी के डिविडेंड कब तक मिलते हैं? इनफाइनाइट ईयर तक। कब तक? लेकिन ये अप्रोच तब लगाई जाती है जब कोई आदमी ज्यादा दिन के लिए शेयर नहीं खरीदा है, वो 2-4 साल रख के बेच देगा। समझा? 2-4 साल रख के वो बेच देगा, तब ये अप्रोच हम लगाते हैं। तो अब 2-4 साल रखेगा तो 4 साल तक उसको डिविडेंड मिलेगा। बोलो बेटा, 4 साल बाद शेयर बेच देगा तो उसका भी पैसा वापस आ जाएगा। तो वो चेक करता है कि आज हमें इसको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। अब बताओ IRR कैसे निकालते थे? पहला स्टेप, एक लोअर रेट डिसाइड करते थे, उस पे एनपीवी कैसी आनी चाहिए? पॉजिटिव। फिर एक हायर रेट लेते थे, उस पे कैसी आनी चाहिए? नेगेटिव। फिर फॉर्मूला क्या होता था? लोअर रेट, एनपीवी एट लोअर रेट, एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट इनटू डिफरेंस बिटवीन रेट। ठीक है, न जाने कितनी बार कर लिया है। तो इसी पे बेटा 13 क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। चलो स्क्रीन पे देखो। मिस्टर मेहरा हैज परचेज्ड शेयर ऑफ अल्फा लिमिटेड फॉर 1000। कितने का शेयर खरीदा? 1000 का। अच्छा, ही रिसीव्ड डिविडेंड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years
एट द रेट 10% पर एनम। अच्छा बताओ, 1,000 का शेयर खरीदा है, 1,000 का 10%, 100 रुपए हर साल डिविडेंड मिलेगा अगले 5 साल तक। अच्छा, और 5 साल बाद बेच देंगे शेयर। 5 साल बाद अपना शेयर बेच दिया फॉर 1128, 1,000 में शेयर खरीदा था, 1128 में बेच दिया, तो 128 तो यहां फायदा हुआ। 5 साल में 100 रुपए करके 500 रुपए का क्या मिला? डिविडेंड मिला। अब हमसे कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज पर रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। जब क्वेश्चन में लिखे रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच, इसका मतलब IRR अप्रोच। अब बताओ इसमें इनफ्लो कितना, सॉरी आउटफ्लो कितना है? आउटफ्लो कितना है? इक्विटी शेयर में आउटफ्लो क्या होता है? जितने में का हम शेयर खरीदेंगे वही तो हमारी जेब से जाएगा। कितना हुआ? इनफ्लोज क्या क्या है? पहला अमाउंट बताओ, 100, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर पांचवा 1,128। तो सभी इनफ्लो की वैल्यू जिस रेट पे आउटफ्लो के बराबर हो जाए वही क्या है? IRR है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आओ, तो हमने यहां लिखा मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी, ब्रैकेट में लिखना आउटफ्लो, ये है 1,000 रुपए का। डिविडेंड पर ईयर फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, इसमें लिखेंगे इनफ्लो 1,000 का 10%, 100 रुपए। तो इक्वेशन ऐसे बनेगी, 1,000 बराबर होगा 100 अपॉन 1 प्लस KE की पावर 1, 100 1 प्लस KE की पावर 2, 100 1 प्लस KE की पावर 3, 100 1 प्लस KE की पावर में 4, 100 1 प्लस KE की पावर में 5, 1128 1 प्लस KE की पावर में 5। अब कुछ भी करके ये इक्वेशन सॉल्व करके KE निकाल लें तो वही आंसर होगा, लेकिन हम लोग यूज करते हैं इंटरपोलेशन टेक्निक। तो हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं। तो सबसे पहले हमने ले लिया 10% का रेट, लेट KE बराबर 10%। तो अगर हम निकालें NPV तो ये हो जाएगा 100 इंटू PVAF, 10% 5 ईयर प्लस 1128 PVF 10% 5 ईयर और माइनस 1,000। यहां से लेके यहां तक ये इनफ्लो है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, और ये है आउटफ्लो। अब अगर सॉल्व करें तो 100 इंटू कितना 3.79 1 प्लस 1128 इंटू 0.621 माइनस 1,000 379.10 700.488 माइनस 1,000, ये आ गया प्लस का 79.588। तो 10% पे एनपीवी आ गई। अब अगला रेट कौन सा लें? 12 ले लो, 15 ले लो, कुछ भी ले लो, है ना, सबसे आएगा। लेकिन एनपीवी कैसे आनी चाहिए? नेगेटिव आनी चाहिए। तो हम लोग 13% से कर रहे हैं अगला। लेट के बराबर 13%।
तो एनपीवी आएगी 100 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 13% 5 ईयर 1128 13% -1000 3.517 तो 13% पे माइनस में आ गई एनपीवी। तो अब हम आईआरआर निकाल सकते हैं। लोअर रेट एनपीवी एट लोअर रेट एनपीवी एट लोअर रेट एनपीवी एट हायर रेट माइनस लोअर रेट 12%, पहला लिया था 10%। 10 पे एनपीवी आई थी 79.588 79.588 माइनस का 35.796 13 माइनस 10 10 प्लस 79.588 ये ऐड हो जाएगा 115.384 इंटू 3 तो आंसर आ गया 12.07%। डन। तो बताओ ये अप्रोच कब लगाई जाती है? जब इक्विटी शेयर कुछ दिन में शेयर खरीद के सेल आउट कर देगा तो ही हम ये अप्रोच लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते। अच्छा, तो ये हो गया। अब यहां देखो बेटा, मैंने आपको रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच भी करा दिया। अब बचा ये दो हमारे पास, होल्डिंग पीरियड 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर। चलिए आइए इस पे करते हैं। लिखो कंसेप्ट नंबर 17। कैलकुल होल्डिंग पीरियड रिटर्न ब्रैकेट में विद 1 ईयर डेटा।
अगर 1 साल का डेटा दिया है तो होल्डिंग पीरियड अप्रोच कैसे लगेगी? लिखिए के ई बराबर P1 माइनस P0 प्लस DPS1 डिवाइडेड बाई P0। लिखिए इसमें वेयर P1 का मतलब है प्राइस एट द एंड ऑफ ईयर 1, P0 का मतलब है प्राइस एज ऑन टुडे, ये जो होल्डिंग पीरियड रिटर्न है बेटा, इसको ज्यादातर हम लोग बोलेंगे HPR, शॉर्ट में HPR। लिखेंगे HPR इज नॉर्मली कैलकुलेटेड using 1 year data HPR can be considered as KE। हो गया? एक और लिखोगे तब मैं दोनों एक्सप्लेन करूंगा, फिर क्वेश्चन करेंगे। लिखिए कंसेप्ट 18। Calculation of KE HPR approach, more than 1 year data। This concept is also known as realized yield approach, using HPR, using arithmetic mean, simple average, HPR1, HPR2, HPRN, divided by N। अगला लिखिए यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन,
के ई बराबर nth रूट ऑफ, इधर देखो, ये जो वी शेप है इसके अंदर एन रहेगा, ठीक है। अभी ये क्या है मैं समझाता हूं। nth रूट ऑफ एच पी आर 1 प्लस एच पी आर 1 प्लस एच पी आर 1 प्लस एच पी आर 2 1 प्लस एच पी आर एन और स्क्वायर रूट के बाहर होगा -1। ये है एच पी आर एन। ठीक है, चलो अब इधर देखो बेटा, दो अप्रोचेस हमने लिखा, ये आखिरी की दो अप्रोचेस हैं। तो जरा पहले मैं ये समझाता हूं, फिर इसके बाद ये। अच्छा, और इसमें समझ लेना, जरा बताओ इसमें कितनी अप्रोच लिखी है, ये जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, कौन कौन सा? अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक। इसमें से कौन सा आपको कठिन लग रहा है देखने से? कौन सा एग्जाम में आएगा समझ में? वही इंस्टीट्यूट बार बार वो यूज करता है आपके स्टडी मैट में, लेकिन खाली देखने में ही लग रहा है। अभी मैं कैलकुलेटर पे ट्रिक बता दूंगा, फटाफट आंक लगेगा, ठीक है। तो अब सुनना खूब ध्यान से, देखो बेटा ये क्या चीज है। अब 2 मिनट इधर देखो तो आप लोग खुद ही बताओगे। चलो सब बच्चे देखो, देखो बताओ, 100 रुपए का आपने यहां पे एक शेयर खरीदा, स्क्रीन पे देखना, 100 रुपए का आपने आज एक शेयर खरीदा। फिर क्या हुआ? 1 साल तक इसको आपने अपने पास रखा। 1 साल बाद आपको 20 रुपए का डिविडेंड मिला। 20 रुपए का डिविडेंड मिला बेटा आपको 1 साल बाद, और इसको आपने 100 रुपए में बेच दिया, इसको आपने 110 में बेच दिया। कितने पैसे का शेयर खरीदा? 100 रुपए का। 1 साल बाद कितना डिविडेंड मिला? 20 रुपए। और फिर शेयर को कितने में बेचा? बताओ कुल फायदा कितना हुआ आपको? कितना? 30 रुपए। परसेंट में कितना हुआ? 30%। 100 ही रुपए तो लगाए थे, 100 पे 30 हुआ तो कितना हुआ? 30%। खूब ध्यान से देखना। अब ये बताओ, आप यही कह रहे हो कि सर जो हमारा रिटर्न है वो है 30%, 30 रुपए का फायदा हुआ डिवाइडेड बाई 100 मतलब 30%। बेटा यही कह रहे हो? अच्छा, अब देखते जाना सब बच्चे। इसको अगर मैं थोड़ा ब्रेक करूं तो क्या इसको लिख दूं? इसको मैं ऐसे लिख दूं बेटा कि 10 रुपए तो कैपिटल गेन हुआ। 100 का शेयर 110 में बेचा तो 10 रुपए का कैपिटल गेन हुआ, और 20 रुपए का डिविडेंड आया अपॉन 100, 30%। वही है। और ब्रेकअप करें इसका तो ये बताओ 10 कहां से आया? 100 रुपए का शेयर 110 में बेचा, 10 वहां से आया, और 20 रुपए डिविडेंड का आया, और अपॉन 100 तो वही 30% तो है। बताओ 110 क्या है? 110 क्या है? करंट मार्केट प्राइस, जितने में जितना मार्केट में चल रहा होगा उतने में ही तो बिकेगा। इधर देखो P1 100 रुपए क्या है? जितने में खरीदा था। DPS1 क्या है? जितना डिविडेंड मिला अपॉन 100। समझ आया? तो ये है अपने पास जब 1 साल का डेटा दिया हो केवल, तो हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऐसे निकालते हैं। भाई हमने शेयर 1 साल में होगा क्या? 1 दाम पे खरीदोगे, 1 पे बेच दोगे,
तो या तो फायदा होगा या तो नुकसान होगा। पॉजिटिव सोचे तो फायदा ही होगा। डिविडेंड अलग ले लोगे तो कुल फायदा कितना हुआ, जितने का डिविडेंड मिला प्लस जितना कैपिटल गेन हुआ। कंपेयर करो जितना पैसा लगाया था तो ये जो निकल गया, दिस इज नोन एज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये कितने दिन का हुआ? 1 साल का। अब मान लो यही 10 साल तक रखे रहे, कितने दिन तक? अब आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है, इधर देखो 10 साल तक रखे रहे, तो ध्यान से मेरी बात सुनना। अब ये बताओ, तो यही पहले साल का अलग निकलेगा, दूसरे का अलग, तीसरे का अलग, चौथे का अलग, ऐसे 10 अलग निकलेंगे। अब मुझे इनका एक बताना है तो इसका एवरेज निकालना पड़ेगा। बोलो, एवरेज 3 प्रकार के होते हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। कौन कौन सा? अर्थमेटिक मीन हर चीज को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है। क्या करता है? हर चीज को। हार्मोनिक मीन हायर वैल्यू को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। किसको? ज्योमेट्रिक मीन लोअर वैल्यू को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। हम लोग का सारा पढ़ाई किस पे चलता है? कंजर्वेटिव अप्रोच पे। तो हम किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे? इसलिए इंस्टीट्यूट सारा किस पे लगाता है? तो वो 10 साल का निकलवाएगा पहले, फिर उसका चाहे अर्थमेटिक निकाल लो चाहे ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक तो निकलवाता ही नहीं। समझा? जैसे अपनी कार ड्राइव कर रहे हो, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी तेजी से डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, तो वहां हायर स्पीड ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो जब एवरेज स्पीड निकालते हैं तो हम लोग हार्मोनिक मीन यूज करते हैं। समझा? एवरेज स्पीड निकालते हो तो हार्मोनिक मीन निकालते हो। जहां इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है वहां अर्थमेटिक मीन, और जहां लोअर वैल्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है वहां ज्योमेट्रिक मीन। तो यहां इंस्टीट्यूट ने लिखवाया मॉड्यूल में दोनों है, एएम भी जीएम भी, लेकिन प्रेफर किसको किया है? क्योंकि वो क्या करना चाहते हैं, हर चीज को, लोअर वैल्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं। समझे? तो अब देखो ये निकालना सीख गए हो। अब एक क्वेश्चन करेंगे, इधर देखो। अभी अब आज तो टाइम खत्म हो गया, अगली क्लास में एक क्वेश्चन करेंगे, उसमें 5 साल का ये निकालेंगे। फिर ये 5 मिलेगा तो पांचों का एक बार अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, एक बार ज्योमेट्रिक, दोनों निकाल के सीखेंगे। लेकिन ज्यादातर एग्जाम में कौन सा लगाओगे? ज्योमेट्रिक मीन। चलो बात यहीं तक।